हेलो स्टूडेंट आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है लाइंस एट एंगल। लाइंस एट एंगल ज्योमेट्री से रिलेटेड आपका चैप्टर है, ठीक है। तो इसके ज्योमेट्री की थिंग्स को नॉलेज कोई भी आपने लेना हो ना, जब ज्योमेट्री का चैप्टर नॉलेजेबल अपने दिमाग में बिठाना हो तो बेटा उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानना तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हें बेसिक नॉलेज नहीं है ना कि ये इस चीज़ को क्या कहते थे, इस लाइन का क्या नेम था, इसके पीछे इसका बेसिक फंडा क्या था, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आने वाला, रट्टाफिकेशन हो जाएगी आपके माइंड में, ठीक है। तो ना ही आप पेपर में सॉल्व कर पाओगे, ना ही आपका आंसर वहां पर सही माना जाएगा। तो लाइंस एंड एंगल अगर आपने चैप्टर करना है तो इसकी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पहले जाननी बहुत जरूरी होंगी। अगर आप इन छोटी छोटी चीजों को जान लोगे तभी आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाओगे और कर पाओगे। सिर्फ मैं इस चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपने लाइंस एंड एंगल का बेसिक कॉन्सेप्ट किया हुआ है तभी आपको आगे ट्राइंगल चैप्टर, आगे क्वाड्रिलेटर चैप्टर, आगे आपका सर्कल चैप्टर आपके दिमाग में आएगा, अगर आपको छोटी छोटी चीजें ज्योमेट्री की नॉलेजेबल हैं। तो आज मैं आपको वही छोटी छोटी सारी चीजें बताऊंगा कि कैसे उनका बेसिक कॉन्सेप्ट है और कैसे उनको प्रूफ किया जाता है या वो चीज कैसे बनी है, ठीक है। बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं, पैरेलल लाइंस है, ट्रांसवर्सल लाइन है, नॉन पैरेलल लाइंस हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं, एक्सटीरियर एंगल्स हैं, और एंगल सम प्रॉपर्टी है, लीनियर पेयर है। छोटी छोटी चीजें बहुत सी हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो आज मैं आपको ये छोटी छोटी चीजें सारी क्लियर कर दूंगा। वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखेगा तभी आपके माइंड में कॉन्सेप्ट पूरे समझ में आएंगे। अगर आप बीच में ही इसको छोड़ दोगे तो आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपके क्या हो जाएंगे, मिस हो जाएंगे, और आपको आगे समझ में नहीं आएगा और आप अपना चैप्टर पूरी तरीके से क्लियर नहीं कर पाओगे। तो इस वीडियो को पूरा शुरू से लेके एंड तक आपने देखना है तभी आपको ये क्लियर हो पाएगा। ट्रांसवर्सल लाइंस। स्टूडेंट, ट्रांसवर्सल लाइंस के बारे में पहले जान लीजिए कि ट्रांसवर्सल लाइंस क्या होती हैं। विच लाइंस, ये वो लाइंस होती हैं विच आर गोइंग टू बी इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट यूनिक पॉइंट। क्या है ये चीज? ट्रांसवर्सल लाइन वो लाइन है जो दो या दो से अधिक लाइनों को यूनिक पॉइंट्स पर काटती हैं। अब इस एग्जांपल में अगर मैं बात करूं तो ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है। ये क्या है आपकी? ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। अब ट्रांसवर्सल लाइन के अकॉर्डिंग अभी आपको मैं क्लियर करता हूं कि क्या इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये इसकी ट्रांसवर्सल लाइन है। क्यों ट्रांसवर्सल लाइन है? क्योंकि ये ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइंस जो हैं हमारी, ये वाली एक L1 लाइन है, ये हमारी एक L2 लाइन है। इस दो लाइंस को वो दो यूनिक पॉइंट्स पर काट रहा है। एक ये वाला पॉइंट रहा उसका और एक ये वाला पॉइंट रहा। आप समझ गए ना? दो या दो से अधिक कोई भी लाइनें हो, जरूरी नहीं है दो पैरेलल लाइंस हो, चाहे वो नॉन पैरेलल लाइंस हो। उनको अगर कोई भी लाइन दो या दो से अधिक पार्ट्स पर कटिंग करते हैं यूनिक पॉइंट्स पर तो वो ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। मैं अभी आपको थोड़ी सी और एग्जांपल के साथ क्लियर कर देता हूँ। बेटा ये देख लीजिए, मान लीजिए कि आपके पास कोई दो लाइंस हैं। मैंने कोई दो लाइन ड्रॉ कर दी है आपकी, ठीक है। ये मेरी कोई दो लाइंस हैं, ये मेरी एक लाइन हो गई एंड ये मेरी एक अनदर लाइन हो गई, ठीक है। तो ये मैंने एक लाइंस जो ड्रॉ की हैं, मैं अभी आपके साथ बात करता हूँ कि मान लीजिए कोई लाइन आई, ठीक है। ये लाइन ने इसको क्रॉस कर दिया यहाँ से। क्या ये ट्रांसवर्सल लाइन है? आप कहोगे यस बिल्कुल है बेटा। क्यों है? क्योंकि ये इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर अलग अलग इसको इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये कोई पॉइंट होगा जहां पर ये इंटरसेक्ट हो रही है और ये कोई अनदर पॉइंट्स होगा जहां पर इंटरसेक्ट हो रही है। अच्छा, अब मैंने एक और लाइन खींच दी। क्या ये ट्रांसवर्सल लाइन है? बिल्कुल ये भी ट्रांसवर्सल लाइन है, क्योंकि ये भी इसको एक यूनिक और ये भी इसको एक अनदर यूनिक पॉइंट्स पर काट रही है ना। तो ये अलग अलग पॉइंट्स पर काट रही है, ये भी इसकी हो गई। तो क्या अब ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल लाइन होगी? नहीं, क्योंकि ये दो लाइनों को सेम पॉइंट पर काट रही है, जबकि
बाकी जो थे वो अलग-अलग, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन नहीं कहलाएगी। ये वाली ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी और ये वाली ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। ठीक है? तो आपको समझ में आ गया है कि ट्रांसवर्सल लाइन किसको कहते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन्स व्हिच आर इंटरसेक्टिंग 2 और मोर लाइन्स एट यूनिक पॉइंट्स, वो लाइन जो कि 2 लाइन 2 या 2 से अधिक लाइनों को अलग-अलग यूनिक पॉइंट्स पर क्या करती है? कटिंग करके दिखाती है। तो ये तो हो गया आपका ट्रांसवर्सल लाइन का कॉन्सेप्ट। ठीक है? तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए अब पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट तो बेटा बहुत ही आसान है। पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, चाहे उनको कितना भी बढ़ाया जाए, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। फॉर एग्जांपल ये वाली कोई लाइन है मैंने बनाई, ठीक है? ये लाइन हमारी कोई लाइन है, अब इसको L1 या L2 कुछ भी नेम दे दीजिए आप, ठीक है? ये हमारी L1 लाइन हो गई है, ओके? और दूसरी मैंने कोई अनदर लाइन ड्रॉ कर दी है, ये कोई लाइन मेरी L2 लाइन है, ठीक है? अगर मैं इनको जितना मर्जी बढ़ा लूँ तो ये लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करने वाली हैं, समझ गए ना आप? इसको मैं चाहे जितना मर्जी और आगे बढ़ा लूँ दोनों लाइंस को, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं बढ़ाने से, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम पैरेलल लाइंस के कॉन्सेप्ट के साथ जानते हैं, ठीक है? कोई भी लाइन्स हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, लाइन्स जिनको आप जो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, चाहे उनको आगे कितना भी बढ़ा लिया जाए। तो जो इंटरसेक्ट करेंगी वो नॉन पैरेलल लाइन कहलाएँगी। ये हो गई आपकी पैरेलल लाइन्स, ठीक है? नॉन पैरेलल लाइन्स कोई भी हो सकती हैं आपकी, कोई भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल ये M1 कोई लाइन है आपकी जो मैंने ऐसे करके ड्रॉ कर दी है, और ये कोई मैंने M2 आपकी लाइन ड्रॉ कर दी है ऐसे करके, जो कि इसको कट कर गई है, ठीक है? तो ये दोनों लाइंस आपस में नॉन पैरेलल लाइन कहलाएंगी। M1 M2 जो आपकी लाइंस हैं, ये आपकी क्या कहलाएंगी? ये आपकी नॉन पैरेलल लाइंस कहलाएंगी, ठीक है? तो पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। तो बहुत ही ईज़ी कॉन्सेप्ट है ये, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम करते हैं कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बेटा एक्स साइन जो बनता है ना उसके अकॉर्डिंग माइंड में याद रखे जाते हैं। जैसे एक्स साइन बन जाता है ना ऐसे करके, इसके आमने सामने वाले जो एंगल्स होते हैं उनको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहा जाता है। अब वो फॉर एग्जांपल ये वाला जो मैंने फिगर बनाया है, इसमें एंगल 1 और एंगल 3 आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू किसके होगा? एंगल 3 के होगा। ऐसे ही दूसरा मेरे पास क्या है? दूसरा मेरे पास है 2 और 4, 2 और 4 आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। एंगल 2 एंड एंगल 4 ये दोनों आपस में क्या होंगे बेटा? आपके इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है? तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या हैं? आमने-सामने वाले एंगल आपस आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसका प्रूफ अगर आप देखना चाहें तो वो भी बहुत ईज़ी है। अगर मैं आपके साथ बात करूँ तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि लाइन्स एंड एंगल में कोई भी जब स्ट्रेट लाइन आती है आपके पास, ये जो कोई भी स्ट्रेट लाइन आ जाए, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है? तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनने वाले जो सारे आपके एंगल्स होते हैं ना, जो जितने भी मर्ज़ी हों, उनका टोटल 180 होता है, ठीक है ना? ये हमें सिखाया गया। मान लीजिए ये एक लाइन है, मैंने इसके ऊपर एक ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी, मैंने इसके ऊपर एक अनदर लाइन ड्रॉ कर दी, मैंने इसके ऊपर एक अनदर लाइन ड्रॉ कर दी। ये P, Q, R, S ये कुछ भी लाइन्स हैं, ठीक है? तो इनके जो एंगल्स बन रहे थे, ये बन रहा था 1, ये बन रहा था 2, ये बन रहा था आपका 3 और ये बन रहा था आपका एंगल नंबर 4। तो इन चारों एंगल्स को जोड़ के कितना आएगा? 1 + 2 + 3 + 4, इन चारों को जोड़ के आपका कितना बनेगा बेटा? आपका 180 डिग्री बनेगा। तो सिंपल सी बात है कि कोई भी लाइन उसके ऊपर बनने वाले जितने भी आपके एंगल्स हैं, इनका सम अप कितना होगा आपका? 180 डिग्री होगा। तो ये स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट हमें ईज़िली तरीके से मालूम है कि हमने कैसे इसको करना होता है, ठीक है? तो ये तो हमने कर लिया है। अभी इसी चीज़ को यूज़ करते हुए मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊँगा कि ये जो मैंने एंगल बराबर रखे हैं, ये कैसे आ गए। अब सिंपल सी बात है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर पड़ने वाले एंगल का टोटल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो मैं अगर बात करूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इनको जोड़ के कितना बनेगा? 180 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये हमारे पास
एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनने वाले एंगल हैं, एंगल 1 और 2 एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनने वाले एंगल हैं। ऐसे ही मैं दूसरी तरफ तुम्हारे साथ बात करूँ एंगल 2 और एंगल 3 इनको जोड़ के भी कितना बनेगा तुम्हारे पास 180 डिग्री बनेगा ना। एंगल 2 और एंगल 3 इन दोनों को जोड़ के एंगल 2 और एंगल 3 इन दोनों को जोड़ के भी कितना बनेगा 180 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रहे हैं आपके पास। समझ गए ना आप मेरी बात। 2 और 3 को भी जोड़ के 180 डिग्री बनेगा। अब सिंपल सी बात है कि ये तुम्हारी जो इक्वेशन बनी है 1 और 2, ये 1 और 2 का राइट हैंड साइड क्या है 180 डिग्री, जो कि सेम है। अगर इनका राइट हैंड साइड आपस में बराबर है तो इनका लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में क्या होगा बराबर होगा, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू किसके होगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 के होगा। यही होगा ना, सिंपल सी बात है। अगर आपके पास राइट हैंड साइड बराबर है तो उनके लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होते हैं आपके इक्वल होते हैं। तो एंगल 2 और एंगल 2 क्या होगा आपका कैंसिल, तो क्या बचा एंगल 1 बराबर किसके आ गया बेटा एंगल 3 का। ऐसे ही आप दूसरा एंगल भी प्रूव कर सकते हो, यही तो हमने प्रूव करना था, है ना। तो इजीली तरीके से अगर आपने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल प्रूव करने तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनने वाले आप एंगल्स को चूज कर सकते हो। आपके आंसर बहुत ही इजी तरीके से मिल जाएंगे। वैसे ये प्रूव करना आपको ऐसे वहां पर जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझ के लिए इसको जानना बहुत जरूरी है कि आपने कैसे इसको प्रूव किया था, ठीक है। ताकि फर्दर आपको अगर नॉलेज हो उसमें आपने पुटिंग करनी हो या कोई प्रूफ बनाना हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको माइंड में याद रहेगा कि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऐसे स्ट्रेट लाइन की दो इक्वेशन को लेके कटिंग करवा के हमने बनाए थे, ठीक है। इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इनको दिमाग में बिठा के रखना है आपने बेटा। समझ गए ना, इनको दिमाग में बिठा के रखना है अच्छे से, नोट डाउन करके बार बार देखना है इनको, अच्छे से नोट्स बना लो और उनको अपने पास रखना है ताकि आप बार बार उनको चेक करो और आपको पता चल जाए कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था इन चीजों के पीछे। चलिए तो अब करते हैं हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का कॉन्सेप्ट। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, तो मैंने एक फिगर बनाई हुई है ये आपको अ, समझाने के लिए। तो ये दो पैरेलल लाइंस हैं मेरी, कोई भी दो पैरेलल लाइंस हैं। ये L1 पैरेलल लाइंस है मेरी, ये L2 पैरेलल लाइन है, ठीक है। और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये आपको नॉलेज है, ठीक है ना। ये मेरी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो यहाँ पर क्या है कि मैंने आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में बताना है, बड़े ध्यान से देखिए। मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ, अपने दिमाग में आपको विजुअलाइज करना होगा, इसको समझना होगा। अगर मैं इस वाले पार्ट को, ये जो नीचे पार्ट है, ये जो नीचे पूरा पार्ट है, इसको मैं कटिंग करके, ये जो नीचे पार्ट है, इसको कटिंग करके यहाँ पे ले जाऊं, समझे ना मेरी बात। ये वाला जो पार्ट है, इसको पूरा कट कर दूं मैं यहाँ से और इसको कट करके डिट्टो इसके ऊपर रख दूं, कॉरस्पॉन्डिंग बिल्कुल ऐसे एज इट इज। ये वाला नीचे वाला पार्ट जो है मेरा बेटा, इसको मैं कट कर दूं, यहां से कॉपी किया मैंने पार्ट और पेस्ट कर दिया इसके ऊपर मैंने। समझ गए ना मेरी बात आप। नीचे वाला पार्ट पूरा मैंने ऊपर कॉपी कर दिया, उससे होने क्या वाला है, अगर आप नीचे वाला पार्ट जो है पूरा का पूरा ऊपर कॉपी कर दोगे तो वहां पर तो बेटा ये जो एंगल नंबर 5 है ये यहाँ पे आ जाएगा, है ना। एंगल नंबर जो 6 है ये यहाँ पे आ जाएगा, एंगल जो 7 है वो यहाँ पे आ जाएगा और एंगल जो 8 है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। यही होने वाला है ना। तो ये तो बहुत इजी तरीके से आपको पता चल गया कि अगर आपके ये वाले एंगल्स आपस में एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे तो ये पार्ट तो उसके ऊपर आ गया है, तो यहां पर क्या होने वाला है कि ये एंगल आपस में क्या होने वाले हैं बराबर होने वाले हैं। कि एंगल 1 जो है वो एंगल किसके बराबर होगा एंगल 5 के बराबर होगा। ऐसे ही जो एंगल 2 है वो किसके बराबर होगा एंगल 6 के बराबर होगा। जो एंगल 3 है वो किसके बराबर होगा वो एंगल आपके 7 के बराबर होगा। और ऐसे ही जो एंगल आपके पास सॉरी ये एंगल कितना था एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, यस। और ये एंगल 4 जो है वो किसके बराबर होगा एंगल 6 के। और ये जो सारे आपके एंगल्स होंगे ये वर्टिकली सॉरी ये क्या होंगे आपके, ये आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। समझ गए ना आप मेरी बात। ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे आपके जो कि आपस में इक्वल होंगे। एक बात मैं आपको और बता दूं, ये ना कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक एक्सियम है। एक्सियम क्या है, एक्सियम का मतलब होता है कि आपको जो इसका प्रूफ नहीं है, ये ऑलरेडी प्रूव्ड रिजल्ट है जो आपको अपने माइंड में रखना है। ये इसका कोई प्रूफ नहीं है, बस ये आपको माइंड में रखना है कि ये पार्ट ऐसे था और ये 100% सही पार्ट है, ठीक है। मैथमेटिकल में इसको एक्सियम बोलते हैं। तो इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये एज इट इज है, ये बिल्कुल 100% राइट पार्ट है। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है दे आर इक्वल। क्या होते हैं ये
दे आर इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर इजी कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ गया होगा कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं और ये आपस में कैसे बराबर होते हैं। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा आप। ठीक है, फिर हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम करते हैं अपना इंटीरियर्स ऑल्टरनेट एंगल्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स का कॉन्सेप्ट जानने से पहले ना आप छोटी सी चीज़ों को और ध्यान दे दीजिए। ये है कि अगर आपके पास दो लाइंस आ जाएं, ये कोई भी दो लाइंस हैं आपकी, पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, ये मेरी एक पैरेलल लाइन है, ये मेरी दूसरी पैरेलल लाइन है कोई, ठीक है, ये मेरी दो पैरेलल लाइंस आ गई, ठीक है, और एक अनदर लाइन ने इसको कट कर दिया यहाँ से। ये कॉन्सेप्ट आपको नॉलेजेबल है, ठीक है, ये दो लाइन आपने कट करके ये आपने बना ली है। अब ये जो दो एंगल्स आपकी बनी हैं, यहाँ पर कुछ एंगल्स बन रहे हैं ना, यहाँ पर कुछ एंगल्स आपके ड्रॉ हो रहे हैं। तो कौन कौन से एंगल हो रहे हैं? ये जैसे एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया, ये एंगल 3 हो गया, और ये एंगल 4 हो गया, ये 5, ये 6, और इसको 7 एंड 8 मैं नेम दे देता हूँ। ये जो अंदर एंगल्स बन रहे हैं ना, जो अंदर पार्ट्स में एंगल्स बन रहे हैं, ये इंटीरियर एंगल्स होते हैं। जैसे ये एंगल 3 और 4, 5 और 6, ये क्या है? आपके इंटीरियर एंगल्स हैं, ये जो अंदर बन रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको जो बाहर एंगल्स बन रहे हैं, बाहर कौन कौन से बन रहे हैं? ये वाले 1, 2, 7 और 8, ये आपके क्या है बेटा? एक्सटीरियर एंगल्स हैं। समझ गए ना आप? इंटीरियर और एक्सटीरियर वर्ड सबसे पहले तो जानना जरूरी है। तो आपको पता चल गया इंटीरियर एंगल ये वाले होते हैं, एक्सटीरियर एंगल ये वाले होते हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स के बारे में। ठीक है, तो ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है? ऑल्टरनेट का मतलब होता है ऑपोजिट। समझ गए? ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट वर्ड होता है। तो हमने इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स ढूंढने हैं। तो अभी बात करते हैं हमारे कॉन्सेप्ट के ऊपर। ये देखिए, ये मैंने फिगर ऑलरेडी आपके लिए बनाया हुआ है। यहाँ पर हम देखें कि दो पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन उसको कट कर रही है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपके कॉन्सेप्ट में अगर देखा जाए तो एंगल, ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मैं इसको नेम दे देता हूँ कुछ भी। ये जो एंगल्स हैं आपके, इनको नेमिंग दे लीजिए आप पहले। ए बी सी डी, ई और ई और एफ, जी और एच। तो यहाँ पर क्या है? ये जो एंगल बना है सी और एफ, सी और एफ आपस में इंटीरियर ऑपोजिट एंगल है। इंटीरियर ऑपोजिट एंगल की ना साफ ही पहचान बेटा पता क्या होती है? जेड शेप बनती है इसमें। कौन सी शेप बनती है इसमें? जेड शेप बनती है। ये देखो, ये एक जेड शेप मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाई है, और इसके ये जो अंदर वाले दो एंगल्स बनते हैं ना, जो मैंने ग्रीन कलर में शेड किए हुए हैं, ये आपस में बराबर होते हैं। तो ये वाला पार्ट किसके बराबर होगा आपके? हमेशा इस वाले पार्ट्स के बराबर होगा। तो एंगल सी किसके बराबर है? एंगल सी बराबर है आपके एंगल एफ के बराबर है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर बात करें तो दूसरा एक जेड शेप और बन रहा है आपका। दूसरा जेड शेप कौन सा बन रहा है? इसको और इसकी तरफ ध्यान दीजिए आप। तो ये भी तो एक जेड शेप ही बन रही है। जेड शेप कैसे बन रही है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मेरे पास ये एक जेड शेप है। ये ऐसे करके लाइन गई यहाँ से, और ये भी तो एक जेड ही बना यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसका ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। बराबर होंगे ना, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आपस में। तो इसके अकॉर्डिंग एंगल डी और एंगल ई, एंगल डी और एंगल ई आपस में क्या होंगे? ये आपस में बराबर होंगे। तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का, सॉरी, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट है। तो आप रीजन वहां पर दे सकते हो कि दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो एक बात ना मैं आपको और क्लियर कर दूं बेटा कि जब भी आप ना ज्योमेट्री लिखोगे, तो वहां पर आप उसके रीजन आपको ब्रैकेट में देने ही पड़ेंगे। अगर आप ज्योमेट्री करते वक्त उनके रीजन को साथ में क्लैरिफाई नहीं करते हो तो आपके मार्क्स कट हो जाते हैं। ज्योमेट्री में आपको रीजन क्लियर करने ही पड़ेंगे, जो मर्जी हो जाए। ठीक है, आपको रीजन साथ में बताना ही होगा। तो इसका प्रूफ भी बहुत इजी है। अगर आप इसका प्रूफ करना चाहो तो वो भी बहुत इजीली तरीके से मिल जाएगा कि सी और एफ आपस में
कैसे ये इक्वल बने थे, तो वो भी बहुत ईज़ी तरीके से हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान लीजिए कि मैं बात करूँ हमारे साथ कि एंगल जो बी है, एंगल बी किसके बराबर होगा? एंगल एफ के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। मैं पीछे करवा चुका हूँ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का, है ना? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ये, ठीक है। तो आपने कहा सर ये ठीक है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। लेकिन वही बात है ना कि ज्योमेट्री में बहुत से रीजन आ जाते हैं। आप कहोगे सर आपने बी इज इक्वल टू एफ लिख दिया अपनी तरफ से, बी तो सी के भी तो बराबर था, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट आएगा। बिल्कुल सही आपने कहा, बी सी के बराबर भी है। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो बेटा यहाँ पर तो आपका सम ही प्रूफ हो गया। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देखिए कि आपके पास ये जो दो इक्वेशन बनी है, नंबर वन इक्वेशन और नंबर टू इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड आपस में क्या है? बराबर है। और किसी इक्वेशन का अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर होता है तो उसका राइट हैंड साइड भी आपस में क्या सेम लिखा जा सकता है। तो यही तो हमने प्रूफ करना था। ध्यान दीजिए कि एंगल सी इज इक्वल टू किसके बनाना था? एंगल एफ के। और ये रहा आपका पार्ट, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ आपका आ भी गया है। तो ये देखिए बहुत इजी कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने उसको प्रूफ भी करना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ऑल्टरनेट एंगल्स को कैसे माइंड में रखना है? सिंपल सी बात है, ऑल्टरनेट एंगल अगर माइंड में रखने हैं तो जेड शेप को माइंड में रखना है। ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, या फिर जेड उल्टा भी ऐसे भी बन सकता है, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। बस जेड शेप को माइंड में रखना है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट होगा। अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको दिमाग में बिठा लीजिएगा और नोट्स को प्रॉपर तरीके से बनाइएगा और उनको पूरा साल अपने पास संभाल के रखिएगा। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के बारे में डिस्कशन, ठीक है। तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स जो हमारा है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि एक्सटीरियर वर्ड का मतलब मैंने आपको बताया था कि एक्सटीरियर वर्ड का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट होता है। क्या मतलब होता है इसका? मतलब ऑपोजिट। ओके। तो एक्सटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सटीरियर ऑपोजिट एंगल्स कौन कौन से होंगे? बाहर वाले एंगल्स होंगे, ठीक है ना। एक्सटीरियर ऑपोजिट एंगल्स कौन से होंगे? बाहर वाले एंगल होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमारा जो एंगल ए है, ठीक है। जो एंगल हमारा ए है वो किसके एक्सटीरियर एंगल के बाहर वाले के बराबर है? ये एच के बराबर है, बाहर वाला, ठीक है ना। एंगल ए और एंगल एच जो है बाहर वाला, ये आपस में रिलेटेड है। ऐसी बाहर वाला दूसरा एंगल कौन सा है बेटा मेरा? दूसरा एंगल है मेरा बी, ठीक है। उसके सामने बाहर वाला एंगल कौन सा है? जी। तो एंगल बी और एंगल जी जो मेरे हैं वो आपस में क्या है? मेरे रिलेटेड है। तो ऑल्टरनेट ऑपोजिट एंगल्स का मतलब क्या था जो मैंने आपको समझाया था? ऑल्टरनेट ऑपोजिट एंगल का मतलब था इक्वल, यानी ये दोनों आपस में क्या है? बराबर हैं। तो बस ये दोनों आपस में क्या होंगे? एंगल आपस में ये इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की आपकी क्या है? प्रॉपर्टी। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स ये आपके कहलाएंगे बेटा, ठीक है। ये बहुत ही ईजी है, कुछ ज्यादा इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ओके। अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहते हैं तो वो बहुत ही इजी है प्रूफ। मैं आपको एक पार्ट इसका करके दिखा देता हूँ, दूसरा पार्ट आपने खुद कर लेना है। कैसे है? फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे एंगल ए है, ठीक है। वो किसके बराबर है? एंगल ई के बराबर है। एंगल ए और एंगल ई आपस में हमारे क्या है? इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है हमारे। कौन से एंगल हैं? ये हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपको नॉलेज है क्या है? मैं पीछे बता चुका हूँ आपको। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है हमारे, ठीक है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई के बराबर है, कॉरेस्पॉन्डिंग के बराबर है। अब आप कहोगे सर जी एंगल ई तो एक चीज और चीज के बराबर है। एंगल ई जो है वो एंगल एच के भी तो बराबर है। बिल्कुल सही कहा आपने। एंगल जो ई है वो एंगल एच के बराबर भी है। रीजन उसका ये है कि ये दोनों आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना ये। तो ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर वन और ये होगी बेटा आपकी इक्वेशन नंबर टू। और वन इक्वेशन से हमें टू इक्वेशन से क्या पता चलता है कि इनके राइट हैंड साइड आपस में बराबर हैं, तो इनका लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। यानी एंगल ए इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? एंगल एच के बराबर होगा। और यही चीज तो हमने क्या करनी थी? प्रूफ करनी थी, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप इसका सेकंड वाला पार्ट भी प्रूफ कर सकते हो। बहुत बहुत ही ईजी है, कुछ ज्यादा मुश्किल इसमें नहीं है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स में, ठीक है। होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अपने अगले एंगल की तरफ मूव ऑन होते हैं बेटा। तो उसमें क्या है? हमारे पास अगला एंगल हमारा आ गया है इंटीरियर कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स।
ठीक है। इंटीरियर कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स के बारे में अगर आपने बात करनी है तो पहले तो कॉन्जिक्यूटिव वर्ड जो यूज होना है उसके बारे में समझ लीजिए कि इसका मतलब जो होता है वो होता है सेम साइड। क्या मतलब होता है इसका? सेम साइड। तो ये अंदर बनने वाले सेम साइड एंगल के बारे में बात करेगा। क्या करेगा? अंदर बनने वाले सेम साइड के जो एंगल होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा कौन सा एंगल था, ये इसको मैं नेमिंग दे लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास है एंगल ए, और ये मेरा एंगल बी है, ये मेरा एंगल सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ, ये जी एंगल है, और ये मेरा क्या है? एच एंगल है। ठीक है, इंटीरियर कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप एक चीज जान लीजिए कि इसमें इंटीरियर के बारे में बात हो रही है, जो अंदर वाले एंगल हैं। ठीक है ना, ये इंटीरियर वाले एंगल आपके ये वाले अंदर वाले एंगल्स हैं, इनके बारे में बात हो रही है। तो ठीक है, इनके बारे में जरा बात कर लेते हैं। तो एंगल सी और एंगल ई आपस में रिलेटेड हो गए, है ना। एंगल सी और जो एंगल ई, ये दोनों आपस में इंटीरियर अंदर वाले पार्ट में है। एंगल सी और एंगल ई ये अंदर वाले पार्ट में है। ऐसे ही दूसरे एंगल आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? दूसरा एंगल आपको दिखाई दे रहा है एंगल डी, और एंगल क्या है? दूसरे वाला एंगल क्या है? एंगल एफ। ये दोनों आपस में क्या है? रिलेटेड है। अब ये इक्वल नहीं आएंगे, आपको बेटा याद ना होना क्यों। इंटीरियर कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स का रियलिटी में जो मीनिंग होता है ना, कॉन्जिक्यूटिव एंगल से इंटीरियर कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स, उसका मतलब होता है सप्लीमेंट्री। क्या होता है इसका मतलब बेटा? सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री वर्ड जो आपको पता है, सप्लीमेंट्री वर्ड का मतलब होता है दो एंगल्स का टोटल कितना होगा बेटा? दो एंगल्स का टोटल होगा हमारे पास 180 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल के अकॉर्डिंग जो एंगल सी और एंगल ई है, इनको जोड़ के कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। ठीक है, ऐसे ही एंगल डी और एंगल एफ को जोड़ के भी कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा आपका। ये आपकी बस इक्वेशंस है, प्रूफ की इसकी जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो आप इजीली इंटीरियर कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स को समझ सकते हैं। समझ गए ना? जो अंदर एंगल हैं, जो उनके अंदर वाले एंगल्स हैं ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अंदर वाले एंगल्स कौन कौन से हैं? ये वाला पार्ट जो अंदर बन रहा है पूरा, ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, ये अंदर एंगल्स है। ठीक है, तो इसमें सी और ई को जोड़ के कितना बन रहा है? सी और ई को जोड़ के बन रहा है 180। ऐसे डी और एफ को जोड़ के कितना बन रहा है हमारे पास? 180 डिग्री। अंदर वाले एंगल जो है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये इंटीरियर कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स कहलाते हैं। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं। हमारे पास इंटीरियर कॉन्जिक्यूटिव तो हो गया, अब हमारे पास एक और पार्ट रहता है, वो है हमारे पास एक्सटीरियर कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। एक्सटीरियर कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स में अगर आपने हमारे साथ बात करनी है तो फिर पहले एंगल्स को पहले नेम दे लें। ये मेरा एंगल ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई एंगल है, ये एफ एंगल है, ये जी एंगल है, और ये एच एंगल है। बहुत ईजी है, मैं आपको इंटीरियर वर्ड के अकॉर्डिंग बात कर चुका हूँ। अब कौन सी बात होने वाली है? अब बार बात होने वाली हमारे पास बाहर वाले एंगल के अकॉर्डिंग। बाहर वाले एंगल आपको कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं? जैसे एंगल ए बाहर है, तो उसके एंगल दूसरे वाला बाहर कौन सा है? जी। ए और जी आपस में क्या होंगे? रिलेटेड होंगे। ए और जी जो एंगल है वो आपस में रिलेटेड होंगे, यानी ए प्लस जी का टोटल कितना आएगा? 180 डिग्री। ऐसी दूसरे वाला टोटल लगा लीजिए। दूसरा कौन सा है आपके पास बेटा पार्ट? दूसरा पार्ट है मेरे पास बी और एच। बी और एच को जोड़ के कितना बनेगा? एंगल बी और एंगल एच, इनको जोड़ के कितना बनेगा? 180 डिग्री। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल्स कौन से थे? इंटीरियर एंगल से बेटा आपके पास कि जो अंदर वाले का टोटल है उनका 180 था। एक्सटीरियर कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स का मतलब है जो बाहर वाले एंगल्स हैं उनकी बात हो रही है। कॉन्जेक्टिव एंगल्स के बारे में जब मैं बात करूंगा तो फिर आप याद रखिएगा ये वर्ड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सेम साइड। क्या मतलब है इसका बेटा? सेम साइड पर बाहर वाले बनने वाले एंगल। और सप्लीमेंट्री एंगल ही होता है एक्सटीरियर एंगल्स का टोटल क्या बनना होता है? 180 डिग्री। तो इसको सप्लीमेंट्री एंगल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये बहुत ही इजी पार्ट है जो आपने समझना था, जो मैंने आपको एक एक पार्ट में एक्सप्लेन करके दिखा दिया है। ठीक है, तो बेटा एक बात याद रखना, जो मैंने छोटी छोटी आपको सारी चीज़ें बताई हैं ना, इनको आपको अच्छे से नोट्स बना के रखना ही होगा। याद रखना है, इफ़ यू कीप द नोट्स ऑफ ऑल दीज टॉपिक्स विद योर हैंड्स, देन ओनली दीज टॉपिक्स विल सिट इन योर माइंड फॉर एवर। तब ये आपके माइंड में फॉर एवर याद रहेंगे, अगर आप इनके अच्छे से नोट्स बना के रखोगे। ठीक है, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।